Hey guys, welcome to an academy. This is Navdeep and I'm starting with you guys basic structure doctrine. ठीक है ना? शुरू से करेंगे, पूरे केसेस के साथ करेंगे, अमेंडमेंट्स भी करेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वो भी देखते जाएंगे. ओके, सो वेलकम टू दिस क्लास. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कर रहे हैं. जितने भी आपने आज तक टॉपिक्स देखे हुए हैं, जितने भी आपने आज तक क्वेश्चंस देखे हैं, सब में कॉमन होता है बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर. अब यहां देखें, वेट तो नहीं करना किसी का, सब आ रहा है. वेरी गुड. यहां देखें, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था. और आपको मैंने बताया है कि फंडामेंटल राइट्स की खास बात क्या है? दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी. तो हुआ ये कि सरकार को अगर डेवलपमेंट करनी है तो लैंड चाहिए, लेकिन लैंड क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट. कोई बंदा छोड़ ही नहीं रहा था. तो इसलिए हम लोगों को क्या जरूरी था कि किसी तरीके से हम लोग लैंड को फंडामेंटल राइट से, यानी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाएं. दो पार्ट से पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा. सिर्फ दो पार्ट देखो. पहला, पार्ट 20 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एक ही आर्टिकल है इसमें. कौन सा? आर्टिकल 368. क्या कहता है आर्टिकल 368? कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 20 आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का. वहीं पर पार्ट 3 में आ जाओ. आर्टिकल 13 है इसमें, यानी जो फंडामेंटल राइट्स के साथ पार्ट डील करता है. पार्ट 3 उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 13. किससे डील करता है सर? जुडिशियल रिव्यू से. क्या कहता है? कहता है कि सरकार का कोई भी ऑर्डर, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी एक्शन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, एब्रिज, कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकती. यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दो अलग अलग बातें हो रही हैं. कैसे बच्चों? आर्टिकल 20 कह रहा है, पार्ट 20 कह रहा है कि आर्टिकल 368 कह रहा है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है. जो जी में आए पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है. संविधान का कोई भी प्रोविजन पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है. वहीं पार्ट 3 में आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं छेड़ सकता. तो यही क्वेश्चन था कि सही क्या है? आर्टिकल 368 सही है, पावरफुल है, या आर्टिकल 13 पावरफुल है? यही तो क्वेश्चन था. इसी क्वेश्चन से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का. देखो कैसे. मैंने आपसे क्या कहा? राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया? फंडामेंटल राइट. सरकार जाती थी लोगों के पास, बोलती जमीन दे दो, पुल बनाना है, बोलते नहीं हम नहीं देंगे. सरकार छीन भी नहीं सकती, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट. तो अंबेडकर साहब ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जमींदारी सिस्टम को अब खत्म कर दिया. जमींदारी सिस्टम हटा दिया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया. उसके साथ ऐड किए दो आर्टिकल्स. कौन कौन से? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B. बेटा ये अगर तुम्हें समझ में आ गए दो आर्टिकल्स, तो पूरी की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ जाएगी. तो क्या हुआ? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि सर अभी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स है. सरकार को डैम बनाना है, रेलवे की पटरी बिछानी है, लोग जमीन छोड़ ही नहीं रहे. क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट. तो अंबेडकर साहब ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और इसमें इंसर्ट किए दो आर्टिकल्स. कौन कौन सा? 31A, 31B. 31A का कहना यह था कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है. अगर वो कानून जो एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ है, रिफॉर्म के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़े ना, तो भी कुछ नहीं हो सकता, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते. तो आर्टिकल 31A का क्या कहना था? कहना था कि एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर किसी कानून से हमारे फंडामेंटल राइट भी टूटे और वो कानून एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, तो भी हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते. ये किस में लिखा था सर? ये लिखा था आर्टिकल 31A में. यानी अगर सरकार चाहे
तो एग्रीकल्चर का नाम लेके, एग्रीकल्चर का वेलफेयर का सहारा लेके कोई भी फंडामेंटल राइट तोड़ सकती है। दूसरा 31B, इसमें बना 9th शेड्यूल। इसमें क्या बना? 9th शेड्यूल बना। वो लिखा गया कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दो चीजें हुई। पहला चीज, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो गया। मेरे साथ साथ याद करो, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो गया। 31A ऐड हुआ। 31A में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट एग्रीकल्चर के उन्नति के लिए कोई भी एक्ट बना सकती है और लोग उसे चैलेंज नहीं कर सकते, भले ही वो हमारा फंडामेंटल राइट भी तोड़े। 31B ऐड किया। 31B में क्या लिखा था कि जो नया शेड्यूल हमने बनाया ना, 9th शेड्यूल, इसमें जो भी एक्ट होगा उससे हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे फंडामेंटल राइट कोई एक्ट तोड़ भी रहा है और सरकार ने उसे 9th शेड्यूल में रखा हुआ है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जज साहब को दिखेगा ही नहीं, जज बोलेगा कहाँ है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। यानी सरकार की जो ये 368 वर्सेस आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का, वो ज्यादा पावरफुल है। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जल्दी जल्दी रिवाइज करो मेरे साथ। क्या हुआ? जमींदारी राइट्स, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो गया। 31A और 31B ऐड हुए। 31A में कहा गया कि एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए सरकार कोई भी कानून बना सकती है, लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 31B में क्या कहा गया? 31B में कहा गया जो भी चीज 9th शेड्यूल में है ना, वो जुडिशरी को दिखेगी नहीं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट से छीन रही थी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट अभी तो है ना, 1951 का टाइम चल रहा है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन शंकरी प्रसाद केस। चैलेंज हो गया। जो सरकार ने अभी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। कई बार देखो अपने क्वेश्चन आते हैं ना शंकरी प्रसाद पे, बेटा यहां से ही आता है वो। तो शंकरी प्रसाद केस में किसे चैलेंज किया गया था? सर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 को। क्या कहा गया था इसमें? 31A 31B, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ था। शंकरी प्रसाद ने चैलेंज कर दिया कि सर राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, आप कैसे छेड़ सकती है सरकार उससे? सरकार हमसे छीन ही नहीं सकती। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन क्या था कि आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू का है, जिसमें कहा गया कि सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स तोड़ने के लिए, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो सुपीरियर है या आर्टिकल 368 सुपीरियर है? यानी आर्टिकल 368 जिससे हमारे पार्लियामेंट को पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, शंकरी प्रसाद केस में क्या पूछा गया कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या पार्लियामेंट सुपीरियर है? शॉर्ट में तो यही पूछा गया कि आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है या आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। इसमें शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आर्टिकल 368 इज सुपीरियर। यानी पार्लियामेंट हमारे संविधान का कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकती है। पहला केस है भाई साहब, यानी स्कोर क्या हो गया? 13 आर्टिकल के लिए 0, 368 की ओर 1 चला गया, तो एक जजमेंट में आ गया कि 368 इज सुपीरियर। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ शंकरी प्रसाद केस? आर्टिकल 368 इज सुपीरियर, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने जजेस थे सुप्रीम शंकरी प्रसाद केस में? सर 5 थे। दूसरा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए इन केसेस में, मैं बताया जा रहा हूं। अब देखिए, हमें यह पता चल गया कि सर पार्लियामेंट सुपीरियर है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी सरकार ले सकती है। फिर एक और अमेंडमेंट हुई। कौन सी अमेंडमेंट? 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964। एक और अमेंडमेंट हो गई। इसने फिर से हमसे राइट टू प्रॉपर्टी छीना। अब हम करते क्या? इसने 9th शेड्यूल में 44 और एक्ट डाल दिए जो हम चैलेंज ही नहीं कर सकते। इस बार 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया एक और व्यक्ति ने, नाम सज्जन सिंह। तो मेरे साथ साथ जल्दी रिकॉल करो, पहला केस कौन सा था? शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया? कौन सुपीरियर है? पार्लियामेंट सुपीरियर है। अब दूसरा केस कौन सा है? सज्जन सिंह केस।
इसमें बोला सर अगर सरकार कभी भी फंडामेंटल राइट्स दे सकती है तो हमें दिए क्यों है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 सुपीरियर है देन आर्टिकल 13, यानी पार्लियामेंट कैन टेक एनी फंडामेंटल राइट्स। फिर से लोग हताश हो गए कि ये क्या हो गया सर, वापस से लोग परेशान हो गए जब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेक दैट पार्लियामेंट कैन टेक एनी आर्टिकल एनी फंडामेंटल राइट, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स क्या चेंज है? इसी सज्जन सिंह केस में जरा जज देखते हैं कितने थे। इस सज्जन सिंह केस में जज थे, ये चीफ जस्टिस थे, के.एन. मांचू थे, एम. हिदायतुल्ला थे, रघुबीर दयाल थे और मधुलकर थे, जे.आर. मधुलकर। जब जजमेंट पढ़ी जाती है ना सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे जजेस बैठे हो, तो हर जजमेंट को एक एक जज अपने अपने पढ़ता है, अलग से जजमेंट पढ़ता है, हर जज अलग से अपनी जजमेंट पढ़ता है। तो ये सब जजेस यहां पर बैठे हुए थे, 5 जजेस। जब एम. हिदायतुल्ला अपनी जजमेंट पढ़ रहे थे ना, इन्होंने कहा हाँ आर्टिकल 368 सुपीरियर, यानी पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 इज सुपीरियर बट इट शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड अगेंस्ट द पीपल। क्या कहा? कहा कि यहां सही है, आर्टिकल 368 सुपीरियर है बट इट शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड अगेंस्ट द पीपल। लोगों के खिलाफ बार बार आप यूज नहीं कर सकते। ये जो लाइन थी ना कि हाँ आर्टिकल 13 सुपीरियर नहीं है, 368 सुपीरियर है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बार बार इसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए। इससे मेरे को और आपको क्या समझ में आता है? समझ में यह आता है कि देयर इज ए लिमिट, क्योंकि जस्टिस एम. हिदायतुल्ला ने कहा देयर इज ए लिमिट, बार बार यूज ना करो। फिर एक और केस होता है, तो पहला केस शंकरी प्रसाद केस, दूसरा केस सज्जन सिंह केस। दोनों केसों में क्या कहा, कौन सुपीरियर है? सर आर्टिकल 368 सुपीरियर है, पार्लियामेंट सुपीरियर है। स्कोर क्या पहुंचा है बेटा? 2-0। दो जजमेंट्स में क्या लिया गया? 368 सुपीरियर है, 0 में कहा आर्टिकल 13 सुपीरियर। लेकिन फिर आता है अलग से एक केस जिसको कहते हैं गोलकनाथ केस। तो याद रखो, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, SSG। गोलकनाथ केस में वापस से क्वेश्चन पूछा गया कि माय लॉर्ड जरा बताना सुपीरियर क्या है, आर्टिकल 13 सुपीरियर है या आर्टिकल 368 सुपीरियर है? तो इसमें क्लियरली कहा कि आर्टिकल 13 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 368। तो गोलकनाथ केस में पहली बार बोला कि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे सरकार नहीं छीन सकती, वो ज्यादा सुपीरियर है। दैट मीन्स पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स नहीं कर सकती। इसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कह रहा हूं, बेसिक पार्ट कह रहा हूं। ध्यान से सुने वर्ड। क्या कहा? कहा किसी केस में, गोलकनाथ केस में, कि आर्टिकल 13 सुपीरियर है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बेसिक पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता। तो यहां से क्वेश्चन बनता है जिसने काफी बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है। क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट इवॉल्व्ड इन विच केस? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है, बच्चे से कंफ्यूज कर देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, बेसिक पार्ट पूछ रहा है। तो बेसिक पार्ट की जो डेफिनेशन थी, इट इमर्ज्ड इन सर गोलकनाथ केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, सिर्फ क्या नहीं अमेंड कर सकता? सर बेसिक पार्ट नहीं अमेंड कर सकता। बेसिक पार्ट क्या हो गया? बेसिक पार्ट कुछ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं जिसमें जो मेन है हमारे जीने के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीजों को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे पहले क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट। कौन से केस में? गोलकनाथ केस में। अब उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 सुपीरियर है, यानी पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक पार्ट नहीं कर सकता।
अब यहां पर देखिए, इसी टाइम पे जब गोलकनाथ केस की जजमेंट आती है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यह सुना कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, बेसिक पार्ट नहीं कर सकती। उसे बड़ा गुस्सा आया। इंदिरा गांधी लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। याद रखना, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इसका उल्टा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दोनों के दोनों कौन लेके आया है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। बेटा मैं अभी पढ़ा रहा हूं, डिफरेंस कोई टेंशन नहीं, अभी डिफरेंस क्लियर करता हूं। इसमें इंदिरा गांधी अमेंड करती है आर्टिकल 368 को। कहती है नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन स्टॉप पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अभी अभी जजमेंट आई गोलकनाथ केस में, जो बेसिक पार्ट की जजमेंट आई कि पार्लियामेंट बेसिक पार्ट के साथ नहीं छेड़ सकती, इंदिरा गांधी जो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहती थी कि पार्लियामेंट हमेशा सुप्रीम रहे, पार्लियामेंट के पास पावर रहे। इंदिरा गांधी लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, आर्टिकल 368 को अमेंड करती है। और क्या लिखती है उसमें कि आर्टिकल 13 में जो मर्जी लिखा हो वो पार्लियामेंट को रोक नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से। ये तो डायरेक्टली अटैक था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक था। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मिसेस गांधी ने लाई, उसे चैलेंज किया गया इंडिया के सबसे बड़े केस में। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन केशवानंदा भारती केस, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस। सबसे बड़े जो वकील हैं नानी पालकीवाला, उन्होंने इस केस में आर्ग्यू किया। सबसे ज्यादा जज 13 जजेस इस केस में बैठे। इतने जजेस आज तक कभी नहीं बैठे। 6 महीने तक सुबह शाम रात को तक इस केस की जजमेंट चलती, हियरिंग चलती थी लगातार 6 महीने तक। एंड याद रखना, दिस वाज द फर्स्ट केस जिसकी जजमेंट लाइव टेलीकास्ट की गई थी टीवी पे। इसकी जजमेंट आई 24 अप्रैल 1973 को। यह डेट याद रखना। दिस इज द डे ऑन विच द जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती केस के। ये वही दिन है जिस दिन सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए हैं। ओके, इसी दिन सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए हैं। इसी दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई। केशवानंदा भारती केस में केशवानंदा साहब ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। अक्षिता डीके, बेटा बताओ क्या रिपीट करना है, बता दे कमेंट में क्या रिपीट करना है। ओके, तो 13 जजेस ने। और इस टाइम पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द चीफ जस्टिस ड्यूरिंग द केशवानंदा भारती केस, जस्टिस SM सीकरी। जिस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई 24 अप्रैल 1973, ये इनका लास्ट वर्किंग डे भी था, यानी इसके अगले दिन ये रिटायर हो रहे थे। ये चीज भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये सब जजेस थे इसमें। केशवानंदा भारती केस की यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सर सुपीरियर क्या है, आर्टिकल 13 सुपीरियर है या 368 सुपीरियर है। टोटल जजेस ये है आपके सामने जिन्होंने इस केस को सुना था। टोटल 13 जजेस ने केस सुना था। जब टीवी पे ये केस टेलीकास्ट हुआ ना, तब 11 जजेस ने अपना डिसीजन दे दिया था। 6 जजेस ने कहा था कि आर्टिकल 368 सुपीरियर है, यानी पार्लियामेंट सुपीरियर है। 5 जजेस ने कहा आर्टिकल 13 सुपीरियर है, यानी फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। तो इंदिरा गांधी मैम को लगा कि वो जीत जाएंगे। अब 2 ही जजेस रह रहे। 12वें नंबर पे जो जज थे उनका नाम था जस्टिस हंसराज खन्ना। इन्होंने 12वें नंबर पे अपनी जजमेंट पढ़नी थी। जस्टिस हंसराज खन्ना, इन्होंने 12वें नंबर पे अपनी जजमेंट पढ़नी थी। 11 पढ़ चुके थे, इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। जैसे ही दूरदर्शन पे ये टेलीकास्ट होती है जजमेंट, तो 11 जज अपनी जजमेंट दे चुके हैं, इंदिरा गांधी जीत रही है। दूरदर्शन पे टीवी पे लाइव आ गई जजमेंट। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाइव आई थी। 12वें जज थे हंसराज खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना कहते हैं कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है,
लेकिन पार्लियामेंट हमारा संविधान बनाने वालों का आइडिया कैसे अमेंड करेगा? यानी जो हमारा संविधान बनाने वाले थे वो भारत कैसा देखना चाहते हैं, उन्होंने भारत कैसे इमेजिन किया था, उसे तो नहीं ना अमेंड कर सकते। पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया कि इंडिया कैसे होगा वो तो नहीं अमेंड कर सकते। तो जस्टिस हंसराज खन्ना ने वर्ड यूज किया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जस्टिस हंसराज खन्ना जो 12वें नंबर पे जजमेंट दे रहे थे, कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वो आइडिया है जो हमारा संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए देखा था कि भारत कैसा होगा हमारा, उसे थोड़े पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। तो जस्टिस खन्ना ने यह बोला कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, सिर्फ क्या नहीं अमेंड कर सकता? सर, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। 13वें नंबर पे जजमेंट देनी थी सीकरी साहब ने, ये इस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, इनका लास्ट वर्किंग डे था जस्टिस सीकरी का। ये जस्टिस सीकरी 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई, वहां पे सचिन तेंदुलकर भी पैदा इसी दिन हुए, इनका लास्ट वर्किंग डे भी था ये। आप देखो स्कोर क्या पहुंच गया। पहले क्या था? 6-5। हंसराज खन्ना ने कह दिया कि 13 सुपीरियर है, स्कोर हो गया 6-6, टाई हो गया था। टाई ब्रेकर थे जस्टिस सीकरी। जस्टिस सीकरी का लास्ट वर्किंग डे था और वो जानते थे कि आज मैं हिस्ट्री बनाने वाला हूं। जस्टिस सीकरी ने कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता। उनसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? उन्होंने कहा वो आइडिया है जिस आइडिया पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया बनाया हुआ है। जैसे हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था, जो डिबेट्स हो रही थी, जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें भारत कैसा बनेगा, जो वो बातचीत चल रही थी, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये सब वो चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिन पे हमारा संविधान, हमारी सरकार, जो हमारा पूरा देश जिस पे खड़ा हुआ है, का इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। तो इसी के बाद 7-6 से केशवानंदा भारती केस में जजमेंट आती है। ये देखिए, ये वो 7 जजेस थे जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 यानी जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 वो सबसे ऊपर है। इन 6 ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। जैसे मैंने कहा, इंडिया के सबसे बड़े वकीलों ने आर्ग्यू किया केशवानंदा भारती केस में, जिसमें एनएन पालकीवाला इंडिया के सबसे बड़े वकील थे, इन्होंने भी इस केस में आर्ग्यू किया है। जितने बड़े वकील आप सोचेंगे सब ने इसमें आर्ग्यू किया है। इंदिरा गांधी बड़ी अपसेट थी सीकरी से और सुप्रीम कोर्ट से, बहुत ज्यादा अपसेट थी केशवानंदा भारती केस के बाद। इसीलिए इंदिरा गांधी इमरजेंसी में लेके आती हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वापस से आर्टिकल 368 को ही चैलेंज अमेंड कर देती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 368 को वापस से अमेंड किया और लिखा कि आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड। भले ही वो बेसिक स्ट्रक्चर भी तोड़ रहा हो, भले ही बेसिक स्ट्रक्चर टूट रहा हो, तो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। वापस से दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे अटैक। इस बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया था, इसे चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स केस में। अगला केस मिनर्वा मिल्स केस। तो अभी तक जो जो केसेस आपने पढ़े हैं, जल्दी मेरे साथ रिपीट करते जाओ। वेरी गुड गाइस, गुड है बेटा, ऐसे ही आंसर करते रहो, मेरे साथ पढ़ते जाओ। पहले शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स। याद रखते जाओ सब केस। क्लियर? एक एक करके सारे केसेस याद होने चाहिए आपको। मिनर्वा मिल्स केस में वापस से चैलेंज किया, पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि सर ये आपने पिछली बार केशवानंदा भारती केस में कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती है। इंदिरा गांधी ने तो आर्टिकल 368 ही अमेंड करके लिख दिया कि इसे चैलेंज ही नहीं कर सकते। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना, वो ये थे
जस्टिस चंद्रचूड़ जो आज हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनके फादर साहब, ये तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मिनर्वा मिल केस में इनसे जब बोला गया कि सर इंदिरा गांधी ने तो आर्टिकल 368 अमेंड कर दिया, तो इन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मैं कह रहा हूं आपसे, बेटा टैटू लगवा लो इस लाइन का टैटू लगवा लो। क्या कहा इन्होंने? कहा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। भारत में हर कोई चीज, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन, कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। पहले क्या बोला गया था कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। साउंड प्रॉब्लम आ रही बेटा? इज इट रिजॉल्व नाउ? अब आई थिंक इट इज रिजॉल्व। क्या कहा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब आपका चाहे फंडामेंटल राइट टूट रहा हो या ना टूट रहा हो, आप सीधे चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ आप चैलेंज कर सकते हैं, भले ही वो आपका फंडामेंटल राइट तोड़ रहा हो या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 368 में इंदिरा गांधी ने लिखा था ना कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूं, इससे पहले हम आगे वाले केसेस में जाएं। सबसे पहले कौन सा केस था सर? सबसे पहले जो केस था वो था शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस, कौन सी अमेंडमेंट इसमें चैलेंज हुई थी सर? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 368 सुपीरियर है। दूसरा केस कौन सा केस था? सेकंड केस वाज सर सज्जन सिंह केस। क्या चैलेंज हुआ था सर? इसमें 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 368 सबसे पावरफुल है। लेकिन इसी केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की जो पार्लियामेंट है, इसके अमेंडमेंट करने के पावर में एक लिमिट है। फिर कौन सा केस आ गया सर? गोलकनाथ केस। इसमें किस डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ सर? बेसिक पार्ट का हुआ। उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, बेसिक पार्ट को नहीं कर सकती। फिर कौन सा केस आया? फिर इंदिरा गांधी लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको चैलेंज किया जाता है इन केशवानंदा भारती केस। कौन सी डॉक्ट्राइन का जन्म होता है सर? इसमें जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को कर ही नहीं सकती, अमेंड कर ही नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं सर, कहीं भी नहीं लिखा है। वो तो कोर्ट डिसाइड करता है क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है। कहीं पे नहीं लिखी बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आइडिया है, सोचा हुआ है, उसे बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। तो इसमें किस डॉक्ट्राइन का जन्म होता है सर? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में कोई भी सरकार का फैसला आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज का अभी तक ध्यान नहीं ना दिया है, जल्दी यहां आ जाओ, सांस ले लो। हाँ भाई ठीक है, अब यहां तक क्लियर है सबका? जल्दी मेरे को बता दो गाइस, क्लियर है? सारे केसेस अमेंडमेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया, मेरे को बता दो क्लियर है यहां तक? जल्दी बता दो। आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, जल्दी बता दो बेटा, सब क्लियर है? सब क्लियर हो रहा है गाइस? यस नो? जल्दी बता दो मेरे को। लेकिन एक प्रॉब्लम आपने इमेजिन की, एक प्रॉब्लम अभी यहीं पर है, एक प्रॉब्लम अभी बाकी है। पता है प्रॉब्लम क्या है सर? ये 31A में तो लिखा गया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए, वो तो क्लियर हो गया। 31B में सर 9th शेड्यूल बना था ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने जमींदारी सिस्टम जब खत्म किया तो 9th शेड्यूल भी ऐड किया। 31B में क्या लिखा था कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में है वो सरकार को, वो कोर्ट को दिखेगा ही नहीं। यानी अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, भले ही वो आपका फंडामेंटल राइट भी तोड़ दे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सरकार ने उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया है,
आप बोले सर ये मेरा एक्ट जो है मेरा फंडामेंटल राइट तोड़ रहा है, कोर्ट बोलेगा कौन सा एक्ट, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 31B में ही लिखा था कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये प्रॉब्लम तो अभी भी है ना। तो इसे चैलेंज किया गया 9th शेड्यूल को इन IR कोयलो केस। कौन सा केस? सबसे रिसेंट केस IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस। इसमें पूछा गया कि सर बात सुने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो सर ये 9th शेड्यूल का क्या? तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही, अब यहां सुनो ध्यान से बेटा, यहां पे देखो आप सबके सब IR कोयलो केस, तुम्हें एक लाइन में समझाने वाला हूं, पूरी नजर होनी चाहिए बोर्ड पे। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट चैट, ठीक है ना, चैट यूज कर लो। यहां देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया सर? 26 जनवरी 1950। आज का डेट है, चलिए मैं आज पूछता हूं आपसे, आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? आज डेट है सर 11 अक्टूबर 2024। मेरे को एक चीज बताओ आप, केशवानंदा भारती केस की जजमेंट कब आई सर? 24 अप्रैल 1973। एक क्वेश्चन मेरे का जवाब दे दो, विच केस इज कॉल्ड एज द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी? कौन से केस को कहा जाता है वो केस जिसने भारत में डेमोक्रेसी को बचाया? सर केशवानंदा भारती केस। ये तब मैं बताना भूल गया, लेकिन लिख लेना, इट इज नोन एज द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। इस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई और इस दिन से स्टार्ट हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, यानी जो भी चीजें हैं उसे हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर था? इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर था? नहीं सर, नहीं था। तो IR कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी चीजें 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में इंसर्ट की गई हैं, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि तब बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं। जो भी चीजें सरकार 24 अप्रैल 1973 के बाद इंसर्ट करेगी 9th शेड्यूल में, that can be challenged in judicial review। ये IR कोयलो केस है, सिंपल एक लाइन की जजमेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक लाइन खींचो, उसी में IR कोयलो केस की पूरी जजमेंट है। IR कोयलो केस को कौन सा केस कहा जाता है सर? 9th शेड्यूल केस। क्या कौन सा केस कहा जाता है? जहां पर भी हो बोलो, 9th शेड्यूल केस। IR कोयलो केस की जजमेंट क्या आई? पूछा गया कि सर वो 9th शेड्यूल है ना, 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट कोई भी एक्ट डाल देते और हम उस पर जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये तो नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इधर आ जाओ, पेन कॉपी लेके आ जाओ। बोला इंडिया का संविधान कब बना? बोला 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव में आया। बोला आज का डेट है, बोला 11 अक्टूबर 2024। बोला जो वो जजमेंट है ना जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म होता है, वो जजमेंट कब आई? बोला 24 अप्रैल 1973। केशवानंदा भारती केस की जजमेंट भी आई, सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस डेट से पहले जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में रखे गए हैं उन पे हम जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन इस डेट के बाद आज तक और आज के बाद भी जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में रखा जाएगा इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो कट ऑफ डेट क्या बनी? 24 अप्रैल 1973। दिस इज द कट ऑफ डेट दैट केम अप इन IR कोयलो केस। क्लियर है गाइस? क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी देखें, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा जन्म हमने देखा IR कोयलो केस तक। हमेशा अपने टैटो क्या बनाएंगे आप UPSC वाले? बेटा क्या टैटो होगा आपका? टैटो आपका होगा एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। बेटा इस हाथ पे भी लिख देना, इस हाथ पे भी लिख देना, और कट ऑफ डेट यहां पे लिख देना 24 अप्रैल 1973। हर एक केस जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं
जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उन्हें पता है कि वो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वापस से रिवीजन करवा रहा हूं, फिर देख लेना एक बार। पार्ट 20 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। फिर मेरे साथ रिपीट करो, पार्ट 20 में कितने आर्टिकल है सर? एक ही आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? 368। किससे डील करता है? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 किससे डील करता है सर? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को सरकार आपसे छीन सकती है? नहीं सर, नहीं छीन सकती। कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार हमसे फंडामेंटल राइट छीन ही नहीं सकती। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कहता है पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है अमेंड। वहां पर एक आर्टिकल है 13 जो कहता है सरकार आपसे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। जो लोग एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। फिर सरकार लेके आती है, अंबेडकर साहब और नेहरू साहब लेके आते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करते हैं, यानी राइट टू प्रॉपर्टी लोगों से छीन लेते हैं। तब याद रखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में वो लीगल राइट बना। सरकार 2 आर्टिकल्स इंसर्ट करती है, 31A, 31B। 31A में कहा गया कि सरकार एग्रीकल्चर के लिए कोई भी कानून बना सकती है, और भले ही किसी का फंडामेंटल राइट भी टूटे, हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये 31A में कहा गया था। 31B में कहा गया कि एक नया शेड्यूल बना रहे हैं, 9th शेड्यूल। उस 9th शेड्यूल ना जादुई है, उसमें जादू है। उसमें कोई भी एक्ट रख दो, कोई भी लॉ रख दो, वो जुडिशरी को दिखेगा ही नहीं। यानी अगर जुडिशरी आपका फंडामेंटल राइट तोड़ रही है और 9th शेड्यूल में एक्ट को डाल रही है, तो जुडिशरी को दिखेगा ही नहीं। जादू ही था वो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज की गई कौन से केस में सर? शंकरी प्रसाद केस में। पूछा गया सर, ये पार्लियामेंट का अमेंडमेंट का पावर सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 सुपीरियर है, यानी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर सुपीरियर है। फिर सरकार ने एक बार फिर से अमेंडमेंट की, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी को फिर छेड़ा, 44 एक्ट बनाए और उनको प्लेस कहां किया? 9th शेड्यूल में। फिर चैलेंज किया गया, कौन से केस में? सज्जन सिंह केस में। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया कि माई बाप, पार्लियामेंट सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाईजान, पार्लियामेंट सुपीरियर है। लेकिन जब जजमेंट दी जा रही थी, वहां पे एक जज बैठे थे। जज का नाम क्या था? जस्टिस हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला ने कहा हाँ माना, आर्टिकल 368 सुपीरियर है, पर इट शुड नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। बोला 368 सुपीरियर है, माना पार्लियामेंट सुपीरियर है, लेकिन पार्लियामेंट को बार बार लॉ नहीं बनाने चाहिए फंडामेंटल राइट के खिलाफ। यानी हिदायतुल्ला ने लोगों को बता दिया कि पार्लियामेंट की लिमिट है। इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, फिर आ गया गोलकनाथ केस। इसमें फिर पूछा गया कि माई बाप बताइए, आर्टिकल 13 सुपीरियर है या 368 सुपीरियर है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात ऐसी है कि पार्लियामेंट बेसिक पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता। बोला गया बेसिक पार्ट क्या है? बोला गया जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनको अमेंड नहीं कर सकते, यानी 13 सुपीरियर है। पहली 2 जजमेंट्स में क्या कहा था? 368 सुपीरियर है। प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा ऐसे कैसे यार, पार्लियामेंट सुपीरियर होना चाहिए। उसने आर्टिकल 368 ही अमेंड कर दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। क्या कहा कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन स्टॉप पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमें अमेंडमेंट से रोक नहीं सकते। चैलेंज हुआ किस केस में? केशवानंदा भारती केस में। किसका जन्म होता है इस केस में? पूरा डिटेल में जजेस मैंने बता दिए हैं, पालकी वाला बता दिया है। शॉर्ट में बता दो किस चीज का जन्म होता है सर? इसमें जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। बिल्कुल सही है। उसके बाद इंदिरा गांधी अपसेट थी, वापस अमेंड किया। फिर कौन सा केस आ गया? मिनर्वा मिल्स केस। क्या बोला गया मिनर्वा मिल्स केस में? सर एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। बहुत खूब। उसके बाद 9th शेड्यूल के ऊपर IR कोहिलो केस। डेडलाइन आ गई कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो एक्ट 9th शेड्यूल में प्लेस किए गए उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जो रखे गए हैं वो कर सकें। पूरे का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर है? आई वांट यू इन द चैट में बताओ मेरे को गाइस, क्लियर है? जल्दी से बता दो गाइस। पूरा समअप किया हमने, जितने केसेस थे, जितनी अमेंडमेंट्स थे,
अराउंड 40 मिनट्स में मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसको किया कंप्लीट। आप बताइए सब क्लियर है, समझ आ रहा है मेरा या नहीं? क्या है, थम्स अप है मेरे लिए या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए गाइस, क्लियर है या नहीं है? बिकॉज हमने बेसिक स्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, काफ़ी बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उसे हमने केसेस के साथ, अमेंडमेंट्स के साथ 40 मिनट्स में कंप्लीट किए। क्लियर हो रही है गाइस चीज़ें? गुड है शाल, गुड है ट्रैवल लाइक, गुड है स्नेहा, गुड है, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही रोज़ मैं इसी टाइम पे आपके साथ कंसेप्चुअल क्लासेस लेके आऊँगा इंडियन पॉलिटी पे। कभी कभी हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो हैव ए ग्रेट हेड ऑफ यू गाइस। माय नेम इज नवदीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। विल मीट यू गाइस सून। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।